जो भी सब्जेक्ट आपका वीक रहा, क्या आप उसके टीचर को पसंद करते हो? तो जो बच्चा मैथ्स में 100% स्कोर कर लेता है तो उसका अपने आप सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर वो टाइप के और पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो डायरेक्टली अप्रोच करके आंसर बताओ। जय हिंद साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो YouTube पे और बार बार कॉल और मैसेज में सभी बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि हम अपना मैथ्स को सब्जेक्ट को अच्छा कैसे करें, या मैथ्स सब्जेक्ट में हम स्कोर ज्यादा से ज्यादा कैसे करें। तो ये बात तो सब बच्चों को पता है कि आजकल आपके राजस्थान के एग्जाम में भी हर एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% स्कोर किया जाता है। तो जो बच्चा मैथ्स में 100% स्कोर कर लेता है तो उसका अपने आप सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा बच्चा मैथ्स को छोड़ देता है। तो अब मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा, और मैथ्स पढ़ना पड़ेगा तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि कमजोर स्टूडेंट मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो स्ट्रॉन्ग तो सब करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने स्ट्रॉन्ग करने की बात बोली है कि हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। होता क्या है, बच्चा सबसे पहले जाता है और मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर देता है। टीचर वहां पे टॉपिक परसेंटेज पढ़ा रहा है, बच्चे को रेशो नहीं आता, बच्चे को टेबल नहीं आती, बच्चे को स्क्वायर नहीं आते, तो वो मैथ्स कैसे पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, उसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और यहां से वो मानना स्टार्ट करता है कि मैथ्स हमारा वीक सब्जेक्ट है। और जो ऐसा कुछ है नहीं कि मैथ्स किसी का वीक होता है, बस कैलकुलेशंस का खेल है। जिसने कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस की होती है वो मैथ्स को इजीली समझ जाता है। 10th स्टैंडर्ड का मैथ है। दूसरा, हम सोचो हमने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा और हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ने जा रहे हैं, वो भी एक बिना प्लानिंग के तहत। तो हमें क्या करना है? एक प्लानिंग के तहत मैथ को पढ़ना है। जैसे पहले आपका एक मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको मैथ्स से एक अट्रैक्शन हो, मैथ्स के टीचर के साथ एक अट्रैक्शन हो। आप ध्यान से मेरी बात को सुनना और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना, क्या आपके पास्ट में आपने 10th क्लास तक, 12th क्लास तक, एक ग्रेजुएशन तक, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक रहा, क्या आप उसके टीचर को पसंद करते हो? तो आपका जवाब आएगा, नहीं सर, हम उसके टीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। क्लास में जैसे ही टीचर की एंट्री और हमारा माथा ठनक गया कि आ गया भाई, अब ये मैथ पढ़ाएगा या कोई भी सब्जेक्ट XYZ पढ़ाएगा। तो वहां पे स्थिति क्या होती है? हमारा फोकस हट जाता है। हमारा फोकस हट जाता है तो हमें सारी चीजें, पहली चीज फोकस के साथ सारी चीजें करनी है। लेकिन मैथ्स पढ़ने के लिए हमें करना क्या क्या है, उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि आपको टेबल यानी कि पहाड़े, टेबल यानी कि पहाड़े याद होने चाहिए, और पहाड़े के साथ साथ आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए। स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर मतलब वर्ग और क्यूब मतलब घन। तो यानी कि आपको यहां पे पहाड़े याद करने पड़ेंगे, स्क्वायर याद करने पड़ेंगे यानी कि वर्ग याद करने पड़ेंगे, और क्यूब यानी कि घन याद करने पड़ेंगे। अच्छा, पहाड़े ऐसे नहीं याद करने कि आपसे कोई पूछने लग जाए कि भाई 15 का पहाड़ा सुना दो, तो आप बोलो 15 कम 15, 15 या 45, 15 दूनी 30, 15 या 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। ऐसा नहीं करना। आपको वहां पे, आपको सबको पता है कि जब आप पेपर सोल्व कर रहे होंगे तो वहां पे 16 इंटू 6 आएगा। अब आपको यहाँ पे 16 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दे तो समय लग रहा होगा आपको। 16 इंटू 6 देखते ही बताना है 96। आपको ये इतनी जबरदस्त तरीके से कैलकुलेशन करनी है कि आपको टिप्स पे चीजें आ जाए। ये आपको पहले आपको टेबल याद करनी है, और टेबल एटलीस्ट आप 1 से 25 तक की टेबल याद करो। कहां तक की? 1 से 25 तक की टेबल याद करो। जैसे कि मान लो आपसे कोई पूछे 23 इंटू 6, तो 138 आना चाहिए। आपको वहां पे सोचना नहीं चाहिए। अगर सोच लिया तो वहां से आपका मैथ्स वीक हो जाएगा। दूसरा, आपको स्क्वायर याद करने हैं। स्क्वायर आपको 1 से 30 तक याद करने हैं, 1 to 30। और तीसरा, आपको क्यूब याद करने हैं। तो जो ये क्यूब है बेटा, ये 1 से 20 तक भी याद कर लोगे तो भी सफिशिएंट है।
ये आपको याद करने हैं, लिखना नहीं कि मैंने आपको बोल दिया, नहीं, आपको याद करने हैं, याद करने हैं। याद करने का मतलब समझ रहे हो? अगर आपसे कोई 27 का स्क्वायर पूछे तो 729 आपको तुरंत बताना है, ठीक है ना? आपको इस तरीके से ये याद करने हैं। 12 का क्यूब पूछे तो 1728 तुरंत बताना है। तो यहां से एक आपकी शुरुआत होगी, आपको नंबर्स के साथ इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट होगा। पहला इंटरेस्ट कहां से बढ़ना स्टार्ट होगा? नंबर्स के साथ इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट होगा। हम सीधे सीधे जाके क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते, ये पॉसिबल नहीं होगा, आपको टेबल नहीं आती। अच्छा, दूसरा स्टेप है, आपको बेटा कैलकुलेशन पे कमांड बनानी पड़ेगी। अब कैलकुलेशन पे कमांड आपको पहाड़े आ चुके हैं, आपको स्क्वायर आ चुके हैं, आपको क्यूब आ चुके हैं। बेसिक कैलकुलेशन पे कमांड, मान लो कहीं आपको 23 इंटू 12 लिखना था, तो 23 इंटू 12 आप कितनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो? अच्छा, इसके लिए कुछ शॉर्ट अप्रोचेज भी होते हैं, टेबल भी होते हैं। एक बच्चा क्या होगा जिसको 12 का टेबल आता है, तो वो बोलेगा 12 तिया 36 का 6 का, 12 दूनी 24, 24 और 3 कितना? 27, यही तो करेगा। अच्छा, दूसरा क्या होगा? दूसरा इसको इस तरीके से समझ लेगा, सर 20 में 12 की गुणा करूंगा 240, और 3 में करूंगा 36, 240 और 36 276। तो आपको स्टेप बाय स्टेप, आपको सबसे पहले कोई भी एक नंबर लेना है, 2 डिजिट का नंबर, आपको 2 डिजिट का नंबर लेना है, और उस 2 डिजिट के नंबर में आपको सिंगल डिजिट 1 डिजिट के नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, और ऐसा कम से कम आपको 100 बार करना है। कितनी बार करना है? 100 बार। अच्छा, उसके बाद में 2 डिजिट के नंबर की मल्टीप्लाई आप 2 डिजिट के नंबर में करना। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक आप कंफर्ट फील ना करो कैलकुलेशन करते टाइम। आप 3 डिजिट के मल्टीप्लाई, 3 डिजिट के मल्टीप्लाई आप 2 डिजिट के नंबर में करना। ये भी आपको कम से कम तब तक करना है जब तक आप कैलकुलेशन में कंफर्टेबल फील ना करो। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो अब क्या होगा, आपके 2 स्टेप आपके क्लियर हो गए। जब आपको टीचर कहीं भी कोई कैलकुलेशन करके आंसर बोल रहा होगा तो वहां पे आपको कोई हेजिटेशन नहीं आएगी, पहली चीज। क्यों? क्योंकि होता क्या है, हमने किसी कैलकुलेशन को किया, हमने बोला भाई 2 इंटू 13 प्लस 5 तो 26, और 5 31, तो बच्चा सोचता है पता नहीं कहां से आ गया 31 31। तो आपको यहां पे दिक्कत नहीं आएगी पहली के बाद। तो ये 2 स्टेप आपके बहुत जरूरी है जो आपको करना है। स्टेप 1 आपको टेबल याद होनी चाहिए, स्टेप 2 आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, स्टेप 3 आपके क्यूब याद होने चाहिए, और फिर ये कैलकुलेशन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, ध्यान से बात को समझना। अच्छा, अब आपका स्टेप 3 आता है। अब आपको अपना मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करना है। अब आपको मैथ की क्लास लेनी स्टार्ट करनी है। और ये क्लास भी आप ध्यान से समझना। आप अगर चाहते हो आप परफेक्ट चीजों में हो, तो सबसे पहले आप नंबर सिस्टम को कंप्लीट करना। किसको कंप्लीट करना? नंबर सिस्टम को। भाई, आपको नंबर्स के बारे में पता होगा तभी तो आप चीजों को समझ पाओगे। आप सबसे पहले नंबर सिस्टम को कंप्लीट करना, यस या नो? और नंबर सिस्टम में भी खासकर किन चीजों को, देखो मैथ्स किसी भी टॉपिक का पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम में भी खासकर किन चीजों को आपको यूनिट डिजिट आनी चाहिए। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक निकालना आना चाहिए। क्या बेटा? इकाई का अंक। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम इकाई के अंक की हेल्प से ही अपना आंसर बता देते हैं। अच्छा, यहां पे आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल, इसको क्या बोलेंगे हम? विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम आपको ये आने चाहिए, आपको ये आने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम आंसर को इजी वे में बताना चाहते हैं तो ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा आपको इफेक्ट करती है कि आपको यूनिट डिजिट आना चाहिए और डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। तो वहां से आप, बहुत बार ऐसा होगा कि आप कैलकुलेशन से बच के निकल जाओगे। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी लेकिन हम बच के निकल जाएंगे। डन है बातें? तो नंबर सिस्टम तो आपको पता ही होना चाहिए कि बेसिक नंबर्स क्या होते हैं। भाई, अभाज्य संख्या क्या होती है,
कहीं अभाज्य संख्याओं के बारे में बोला गया, हमें पता ही नहीं है अभाज्य संख्या क्या होती है। यस या नो? हमें पता ही नहीं कि ट्विन प्राइम क्या होता है, जुड़वा अभाज्य क्या होता है, हमें नहीं पता पूर्णांक क्या होता है, हमें नहीं पता प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जीरो एक सम संख्या है, विषम संख्या है, या क्या है जीरो के बारे में हमें नहीं पता। तो बेसिक नंबर सिस्टम बहुत जानना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे सीधा सीधा आप 9th 8th 9th और 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं, आपने बाकी क्लासों को नहीं पढ़ा, तो ये चीजें तो कंपलसरी है, आपको जानना ही पड़ेगा, बेसिक नंबर सिस्टम। अच्छा, इसके बाद में एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है, आप वो पढ़ना चाहो तो ज्यादा बेटर है कि आप उसको पढ़ लो, एक एलसीएम और एचसीएफ। ये जो एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक है ये भी आपको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। रेशो अगर हम पढ़ेंगे तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, एवरेज स्पीड पढ़ेंगे तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो ये टॉपिक आप पढ़ो। तो ये चारों टॉपिक आप कवर कर लो। सबसे पहले ये चारों टॉपिक कवर कर लो। अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप कहीं से भी जाके पढ़ लो, मतलब आपको एप्लीकेशन में कंप्लीटली आपको मिले हैं ये टॉपिक, आप पहले इन चारों टॉपिक को कवर करो। इसके बाद में आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़ना, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप अगर चाहते हो मैथ सीखना तो आप सबसे पहले रेशो को पढ़ना, अनुपात टॉपिक को पढ़ना। किसको पढ़ना? अनुपात। अब चाहे आपके एग्जाम में आया हो या एग्जाम में ना आया हो, मान लो कि सिलेबस में नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो पढ़ लो भाई, अनुपात के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसके बाद आप टॉपिक वाइज की बात है तो परसेंटेज पढ़ना, परसेंटेज प्रतिशत पढ़ना। अब इसके बाद आप कुछ भी पढ़ सकते हो, अर्थमेटिक में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, पहले ये चीजें कवर करके चलना। अब एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक पढ़ लो, कोई भी टॉपिक पढ़ लो, कोई भी टॉपिक आप मैथ्स का पढ़ लो, बट टॉपिक को कंप्लीट रिवीजन के साथ पढ़ना, पूरा फोकस के साथ पढ़ना। अच्छा, जब मान लो आपने एक रेशो टॉपिक पढ़ लिया, अब क्या करें सर? भाई दूसरा टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करो, और जो ये रेशो टॉपिक है आपका, इसका रिवीजन करो। भाई टीचर ने आपको क्या क्या पढ़ाया, किस किस टाइप्स के क्वेश्चन कराए, और बहुत सारे टाइप्स और पैटर्न होंगे, बहुत सारे टाइप्स होंगे। भाई इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस तरीके से आंसर बताना है, वो टाइप्स आपको पता हो। आपको बहुत सारे पैटर्न होंगे, तो बहुत सारे पैटर्न होंगे, तो इन पैटर्न के बारे में पता हो। इन पैटर्न के बारे में पता हो तो आपको टाइप्स और पैटर्न क्लियर पता हो, कि क्लियर पता हो कि टाइप्स और पैटर्न के क्वेश्चंस हमें करने हैं। अगर वो टाइप के और पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो डायरेक्टली अप्रोच करके आंसर बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्टली अप्रोच करना है। तो आप प्रैक्टिस इतनी करो, रिवीजन इस तरीके से करो कि आपको वो टाइप्स और पैटर्न टिप्स पे याद हो जाए, और फिर आप उस टॉपिक की प्रैक्टिस करो। फिर आप उस टॉपिक की प्रैक्टिस करो, मतलब एटलीस्ट एक टॉपिक के 200 क्वेश्चंस को सोल्व करो, 200 क्वेश्चंस को सोल्व करो। मैं क्या कह रहा हूं, हम क्या करते हैं, हमने आज क्लास ली, कल हमने क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। अरे भाई पहले चैप्टर पढ़ो, उसके बाद में उस चैप्टर के टाइप्स को और पैटर्न्स को फोकस करो, उसके बेसिक्स को, सबसे इंपॉर्टेंट है उसका बेसिक, बेसिक क्या है उस बेसिक को अच्छे से समझो। उसके बाद में आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। जैसे ही आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे, अब बताओ यहां से 200 क्वेश्चन आपने एक टॉपिक के कर लिया, अरे कोई ऐसा टाइप्स का क्वेश्चन बचेगा जो आपके पेपर में आएगा? नहीं, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। और उसके बाद में आप बेटा अपने जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, उस एग्जाम का मॉक देना स्टार्ट करो। बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर आज मैं फला एग्जाम का तैयारी कर रहा हूं तो मैं यही टॉपिक पढ़ूंगा जो इस एग्जाम में आते हैं। नहीं बेटा, एक बार कंप्लीट टॉपिक पढ़ लो, कंप्लीट मैथ पढ़ लो, और उसके बाद में आप क्या करो, जब कंप्लीट पढ़ लोगे तो मॉक उस एग्जाम का दो जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो।
तो इससे क्या होगा, इससे आपको उस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का या उसके एग्जाम के पैटर्न का आपको पता चलेगा, तो जहां से आपको इजी होगा पेपर में अच्छा स्कोर करना। तो उम्मीद करता हूं अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखोगे तो आपको 100% मैथ्स में सक्सेस मिलेगी। ये आपके एक त्याग और बलिदान का फल होगा कि आपको एक जॉब मिलेगी। डन है बातें? तो आपको मेहनत करनी है। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।